आज अपन जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कौन से सब्जेक्ट के हैं, पॉलिटी से हैं, और जो ईयर है अपने पास 99 से 2000 है, दोनों को मर्ज कर दिया है। 99 के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी करा दिए थे 98 के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो यहाँ पे बोला गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो इंडिया के अंदर, इंडिया के पार्ट कोई भी स्टेट हो गया जैसे, या फिर पूरे इंडिया के लिए कोई भी लॉ को बना सकती है, किस लिए, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। युद्ध के टाइम पे जिनेवा ट्रीटी है, तो वो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी युद्धबंदी बना लिया जाता है उसको छोड़ना होगा। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, तो किसी भी जो पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल है या फिर वहाँ के किसी को पकड़ा गया सपोज पंजाब के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर, तो अगर हमने इंडिया ने जेनेवा कन्वेंशन को माना है तो इसके मुताबिक उसको हमें सौंपना होगा। तो उसको स्टेट के किसी भी पार्ट में पकड़ा हो, तो यहाँ पे पार्लियामेंट पूरे भारत के लिए उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं पे भी लॉ बना सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर के, जहाँ पे सेंटर की जो लिस्ट है उसी के अंदर लागू, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लागू हो, वो स्टेट के और कॉन्करेंट दोनों में लागू हो सकता है। और ये कौन कहता है, आर्टिकल 253 कहता है। देखो 253 आर्टिकल क्या कहता है, एक बार देख लो इस चीज़ को। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और द कन्वेंशंस। इट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन दिस रिगार्ड, डज नॉट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द स्टेट और द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स और द कंसर्न स्टेट। स्टेट की उसको कंसर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपन अब देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे और अपना आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, विद द कंसेंट ऑफ द ऑल द स्टेट्स, गलत है। विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट, गलत है। विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, ये भी गलत है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि जो सेंटर है या फिर जो पार्लियामेंट बना रही है वो सबके लिए समान तरीके से लागू होगा अगर वो किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, और उसके लिए हमें स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और ये कौन बोलते हैं, आर्टिकल 253। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द मनी बिल। मनी बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन हमसे क्या पूछा गया, विच वन इज नॉट करेक्ट, नॉट को अपन हाईलाइट कर लेते हैं। अब पहले मनी बिल के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी अपना आंसर होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, मनी बिल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 110 के अंदर, डील विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन, अगर मनी बिल पे कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो डिसाइड कौन कर सकता है, स्पीकर डिसाइड कर सकता है, और डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है या फिर वो नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। वो किसका, लोकसभा का, क्योंकि स्पीकर लोकसभा के अंदर ही होता है, और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, वो कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं करा जा सकता किसी भी कोर्ट के अंदर, इवन तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उससे क्वेश्चन नहीं करा जा सकता। तो जो डिसीजन कौन देने वाला है ये बात का कि वो मनी बिल है या नहीं है, वो स्पीकर देने वाला है। अब देखो उसके कुछ प्रोविजन है जो हमें ध्यान रखना है, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख लो बस, ये हाईलाइट कर लेना इस चीज़ को कि ये ओनली, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाता है, ये ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी मनी बिल जो होता है वो किसके रिकमेंडेशन पे करा जाता है, प्रेसिडेंट के, और कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाता है, सिर्फ लोकसभा के अंदर। ये कंसिडर करा जाता है एज अ गवर्नमेंट बिल और ओनली इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर। एक सबसे पहली बात, ओनली यानी लोकसभा के द्वारा, कहाँ पे किसके रिकमेंडेशन से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की। ये कौन सा होता है, गवर्नमेंट बिल होता है, और ये सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ही लाया जा सकता है, ये प्राइवेट मेंबर की तरह नहीं लाया जा सकता। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है 368 के अंदर, वो प्राइवेट मेंबर द्वारा भी इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। यहाँ पे राज्यसभा, यहाँ पे जो होती है राज्यसभा, वो जो राज्यसभा होती है वो रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकती, केवल वो रिकमेंडेशन दे सकती है और रिटर्न कर सकती है उस बिल को 14 डेज के अंदर। लेकिन अगर उसने 14 डेज तक उसको रिटर्न नहीं करा है तो वो बिल क्या हो जाएगा, कंसिडर कर लिया जाएगा कि वो पास हो चुका है। लोकसभा उसको एक्सेप्ट करेगी, जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दिए तो वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, वो रिजेक्ट भी कर सकती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी कर सकती है। ये लोकसभा पे है कि उसको मानना है या फिर नहीं मानना। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही लोकसभा उसको पास कर देती है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा बिल को, हमेशा वो क्या कर सकता है, वो असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उसे रिटर्न नहीं कर सकता। रिटर्न इसलिए नहीं कर सकता कि उसकी प्रायर परमिशन से ही इसे इंट्रोड्यूस करा गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मनी बिल को कभी भी जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सब अपन क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको देखते हैं। आ मनी बिल कैन बी टेबल्ड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो फर्स्ट वाला गलत है और हमसे पूछा है नॉट, तो नॉट में आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन ए। देखो, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। मैंने अभी बताया था आपको कि जो स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है। दूसरा, राज्यसभा मस्ट रिटर्न अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड सेंड इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 डेज।
तो ये भी सही है कि राज्यसभा को जो होता है रिटर्न करना होता है, 14 दिन के अंदर उसे बताना होता है कि जो भी रिकमेंडेशन देनी है, नहीं तो उसको पास मान लिया जाता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन, तो ये भी सही है, बता दिया कि प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, असेंट दे सकता है, मान सकता है कि हाँ ये चीज़ सही है, विथहोल्ड अपने पास रख सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि मनी बिल जो होता है वो सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाता है, लोकसभा में। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के कौन से पार्ट में, लोकसभा में। पार्लियामेंट में कितने पार्ट है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में पास कर सकते हैं लेकिन इसकी प्रायर अनुमति हमें किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की चाहिए, लेकिन राज्यसभा में इसका कोई भी मतलब इंट्रोडक्शन का नहीं होता और केवल किसके द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, वापस से अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं इस ईयर के अंदर, लगातार हर ईयर के अंदर पंचायती राज से क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, generation of gainful employment for the unemployed and underemployed man and women in the rural एरिया, इसके लिए मनरेगा लाया गया है, तो पंचायती राज नहीं आया था। इन जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबल बॉडी एडल्ट्स हु आर इन नीड एंड डिजायरस ऑफ द वर्क ड्यूरिंग द लीस्ट एग्रीकल्चर सीजन आएगा यहाँ पे, तो ये भी गलत है, इसके लिए भी कोई भी बिल नहीं है। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड द वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, तो ये चीज़ सही है। गारंटी ऑफ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये किसमें, आर्टिकल 14 के अंदर है। तो यहाँ पे ये तो फंडामेंटल राइट्स है और ऊपर फर्स्ट वाले ऑप्शन में मनरेगा था, लेकिन यहाँ पे जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया वो कौन सा है अपने पास, सी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया। इसके बारे में बहुत बार बता दिया, इसलिए बताया नहीं कि कौन से पार्ट में कौन सा आर्टिकल है। देखिए पंचायती राज, क्योंकि अपन लगातार इसका क्वेश्चन करते आ रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, आज स्पीकर can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomena is called, देखो कभी है ना राज्यसभा वगैरह की डिबेट देखना, नेशनल दूरदर्शन का चैनल आता है ना, उस पर मैंने 1 या 2 बार देख रखी है। एक बार देखी है जब सुषमा स्वराज भाषण दे रही थी, मतलब ऐसे में टीवी, बहुत पुरानी बात है, तो वो भाषण दे रही थी और मैंने उनका डिबेट सुना, तो वो इतना अच्छा बोल रही थी, वो रोटी कपड़ा मकान पता नहीं कुछ ऐसा बोल रही थी, और वो इतना अच्छा और इतनी प्योर हिंदी के अंदर बोल रही थी सुषमा स्वराज। अगर आपको कभी भी देखनी हो ना डिबेट तो उनकी देखना, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी थी और मैंने भी 1-2 बार देख रखी है। तो वहाँ पे देखोगे आप, जो स्पीकर होता है ना, जैसे एक मेंबर बोल रहा है तो उसको रोक के फिर दूसरे ऐसे हंगामा करने लग जाते हैं, तो दूसरे को मौका देता है। तो ये जो काम होता है ना वो किसका होता है, स्पीकर का। अब यहाँ पे डिफरेंट फिनोमेनास चलते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले डेकोरम क्या होता है, मेंटेनिंग प्रॉपर एंड पोलाइट बिहेवियर। ये अगर अपन नॉर्मली डेकोरम का भी मतलब क्या होता है, डेकोरम मेंटेन करना है, तो जहाँ का जो पोलाइट, जो नॉर्मल नॉर्म्स वगैरह हैं, घर का डेकोरम मेंटेन करना है, मतलब घर में अच्छे से रहना है, वो चीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब क्या होता है, पासिंग बिटवीन द मेंबर्स इन पोजेशन ऑफ द हाउस एंड द चेयर। इसके अंदर क्या होता है कि क्रॉसिंग द फ्लोर मतलब होता है जब है ना उनके पास जो चेयर, मतलब जो उनकी पोजीशन होती है ना, तो उसको एक दूसरे से पास करते हैं कि तुम ये वाली पोजीशन ले लो, इस मिनिस्ट्री को ले लो, ये सब ले लो। ठीक है, जब उनमें हाउस की पोजेशन में जो चेयर, मतलब जो उनको असाइन होती है पोस्ट, उसके अंदर जब चेंजिंग होती है तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। फिर उसके बाद आता है हील्डिंग द फ्लोर। हील्डिंग में क्या होता है, स्पीकर जो आस्क करता है मेंबर को हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। लेकिन इसके बाद एक और अपने पास है इंटरपेलेशन में क्या होता है, द राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी मैटर जो पब्लिक इंटरेस्ट में है वो पूछना का अधिकार किसको देता है, मेंबर ऑफ एमपी या फिर एमएलए को। कौन देता है, इंटरपेलेशन। तो आप लोगों को ये सारे टर्म्स याद रखने। लेकिन मेंबर जो स्पीकर होता है वो कब रोक के दूसरे मेंबर को बोलता है, तो उसका क्या हो जाएगा, यील्डिंग द फ्लोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन बाकी के समझ में आ गए। नेक्स्ट वाला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के बारे में अपन सबसे पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 76 के अंदर इनको मेंशन करा गया है। ये किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनका टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं होता। ये यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ इस रिमूवल। ये नहीं बताया कि कब इनको क्या प्रोसीजर होना चाहिए जिससे इनको रिमूव करा जाए। ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन ये किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। और कौन रिम्यूनरेशन कौन देता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, वकील होता है सरकार का। जैसे आपने केसेस पढ़े होंगे कि केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो केरला के अंदर जो वहाँ का गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो आएगा, और वहाँ पे स्टेट में एडवोकेट जनरल कहलाता है, और सेंटर के अंदर अटॉर्नी जनरल कहलाता है। जैसे आपको
कोई मुझे अभी केस याद नहीं आ रहा जो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ लड़ा गया हो। LIC है शायद, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ LIC केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, उसके अंदर जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने आएगा ना, वो कौन कहलाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और बेसिकली क्या होता है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी का जो अटॉर्नी जनरल है ना, नॉर्मली तो यही नॉर्म होता है कि जैसे बीजेपी सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, वो पास हो गया, या फिर बीच में इनको छोड़ना पड़ा, या फिर 5 साल हो गए, तो जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो भी अपनी पोजीशन को छोड़ देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कही गई है कि वो किस दौरान अपना होल्ड करेगा ऑफिस, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि नॉर्मली यही चीज़ होती है कि जैसे जो गवर्नमेंट है उसका जो सेशन होता है वो खत्म होता है, बीच में खत्म होता है, तो उसका जो वकील होता है वो भी अपनी पोजीशन को छोड़ देता है। अब देखो इसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कौन सी चीज़ सही है? ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज अ जज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी सही है। अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द ईदर ऑफ द पार्लियामेंट, ये चीज़ गलत है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों गलत हैं। अब देख लो ऑप्शन में होगा 1 2 1 2 3 और ये, तो आप इसको देख लोगे कि 1 है या फिर 2 है। तो के जज की जैसी होनी चाहिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो ये जो है ना आपको लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, ये लोकल बॉडीज दे रखी है, स्टेट इन 1999 की दे, जिला परिषद किसमें आई थी, मंडल पंचायत, ट्राइबल काउंसिल और एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत किसमें होंगी, तो ये सारे स्टेट्स दे रखे हैं। ये उस टाइम के क्वेश्चन है, तो ये अभी पंचायत से रिलेटेड थे और स्टेट से 1999 की बात है, तो ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप लोगों ने ना वो चीज़ पढ़ा होगा, तो शेड्यूल के अंदर ट्राइबल्स और उनसे रिलेटेड मेंशन करा गया है, तो वहाँ पे ना 4 स्टेट हैं जिसका अपन शॉर्टकट पढ़ते हैं, ATM में मनी नहीं है, तो वहाँ पर अपन ये पढ़ते हैं कि विलेज पंचायत उन वाले स्टेट्स के अंदर नहीं हो सकती। तो जब ये 6 शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी ट्रिक वगैरह पूरे शॉर्ट में बता दूंगी। तो ये विलेज पंचायत, उसमें मेघालय भी है, जो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स वाला पार्ट है उसमें मेघालय भी है वहाँ पर, ठीक है। तो मणिपुर नहीं है लेकिन मेघालय है उसके अंदर, तो यहाँ पे विलेज पंचायत नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी खुद ही की एक कमेटी बनी हुई होती है, जो आप पढ़ोगे डीप के अंदर कि कौन गवर्नर उसको डिसाइड करता है, कैसे मेंबर सेलेक्ट होते हैं, तो वो वहीं पर है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको करना हो तो एब्सेंस ऑफ द विलेज पंचायत कहाँ पे होनी चाहिए, ये तो यहाँ पे इसका 4th आंसर होगा, 4th होगा, तो यहाँ पे 1 और ये तो गया। अब इसके हिसाब से देख लेना ट्राइबल काउंसिल कहाँ पर होगी, ट्राइबल काउंसिल होनी चाहिए मिजोरम के अंदर, प्रजामंडल परिषद जो होनी चाहिए आंध्र प्रदेश में, जिला परिषद है द सब डिविजनल लेवल असम के अंदर, ऐसा कुछ है इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 6 शेड्यूल आएगा ना कभी किसी क्वेश्चन में, तो उसको बहुत अच्छे से बता दूंगी और उसका याद करने की ट्रिक भी बता दूंगी। अब यहाँ पे देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग फंक्शनरीज, यहाँ पे ये ना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दे रखा है, जो अभी तो रिसेंटली नहीं पूछा गया, लेकिन ये मैंने लिख दिया है, तो अगर आपको देखना है तो देख लो, अदरवाइज आप इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है 4-5 पता कर लो। जैसे प्रेसिडेंट जो होता है वो टॉप पर होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर PM होता है, इन तीनों का सीक्वेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए। फिर गवर्नर होता है, गवर्नर के बाद होता है फॉर्मर प्रेसिडेंट होता है, फिर डिप्टी PM होते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग बीच में आते हैं। फिर 11वें नंबर पे आता है कैबिनेट सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल, 9वें नंबर पे आता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 9A पे आता है चेयरमैन ऑफ UPSC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग आते हैं। अब इसके अंदर से आप देख लेना क्या बोला है इन्होंने, चीफ जस्टिस बोला है, यूनियन मिनिस्टर बोला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला है और कैबिनेट सेक्रेटरी पूछा है। तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन होगा, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी मैंने लिखा है कि 11 पे आया है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने लिख दिया कि 9A पे आया है, चीफ जस्टिस के लिए मैंने लिखा था कि 6 पे आया है। तो उसके हिसाब से अगर आप अरेंज करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज इन इंडिया इज टू। तो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, 280 है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये इंस्टीट्यूट करी जाती है प्रेसिडेंट द्वारा हर 5वें साल में। इसमें चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, जो इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये होल्ड ऑफिस करते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के, एलिजिबल होते हैं ये रीअपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, ये ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को डिटरमाइन करें इनकी क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर ऑन विच दे शुड बी सेलेक्ट। डिसाइड करी थी उन्होंने, बोला कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस और इसकी फील्ड के अंदर। तो ऐसी चीज़ें बता रखी है, वो किसने बताई है, पार्लियामेंट ने बताई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशन का काम किसको सौंप दिया, पार्लियामेंट को। अब इनके कुछ फंक्शंस हैं जो हमसे फंक्शन पूछे गए हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो राइटिंग थोड़ी सी बहुत गंदी सी है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं बोल रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीडिंग ऑफ द टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल
सेंटर एंड द स्टेट एंड द एलोकेशन ऑफ द स्टेट एंड द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीडिंग। सबसे पहली बात बोली गई है कि जो टैक्स होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना। जब अपन इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि स्टेट को इतना परसेंट दिया, पंचायती राज के लिए इतना अलॉट करते हैं फिर स्टेट। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं कि रेवेन्यू डिफेंस वगैरह को इतना दिया है और इतना वहाँ से आया है, तो ये कौन काम करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। देखो इनके पास क्या होता है, द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट बाय द सेंटर। जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है ना, उससे जितना भी ग्रांट इन एड दिया जाता है ना सेंटर द्वारा स्टेट को, वो भी कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है। एनी मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस। प्रेसिडेंट से ऐसा कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर पूछ सकता है, किससे? फाइनेंस कमीशन से, तो उसको अपनी एडवाइस देनी ही होगी। फिर उसके बाद measures needed to augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of the panchayat and the municipalities in the state on the basis of the recommendation made by the state finance commission। ये भी डिसाइड करता है, ये भी बताता है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने उनको रिपोर्ट दी है तो वो जो स्टेट का कंसोलिडेट फंड ऑफ है, स्टेट का जो कंसोलिडेट फंड है उसमें से कितना पंचायती राज को और म्यूनसिपैलिटीज़ को दिया जाएगा। तो ये भी कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, लेकिन किसकी रिपोर्ट पे? स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो इसके क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये बात सही है। प्रिपेयर ऑफ द एनुअल बजट भी फाइनेंस कमीशन करता है, ये भी सही है। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द फाइनेंशियल मैटर, ये भी सही है। एलोकेटेड फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एलोकेट बेसिकली नहीं करता, हाँ मतलब ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली तो एलोकेट करता है कि इतना डिफेंस को मिलना चाहिए, इतना रेलवे सेक्टर को मिलना चाहिए। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में ये करता है, हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये बात क्या पूछिए? प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये आर्टिकल 280 जुडिशियल बॉडी है। दूसरी बात ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये खुद जाके अलॉट नहीं करती है, खुद जाके कानून नहीं बनाती, ये रिकमेंड करती है, एडवाइस देती है। बॉडी है ये एडवाइस देती है किसको? प्रेसिडेंट ऑन द फाइनेंशियल मैटर। क्योंकि रिकमेंडेटरी बॉडी होने से इसका प्राइमरी फंक्शन है कि जब प्रेसिडेंट उनसे कुछ भी पूछे फाइनेंस मैटर पे तो वो उनको क्या देनी होगी? अपनी एडवाइस देनी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो इसके सारे ही ऑप्शन है, ए बी सी डी। अगर हमसे पूछा जाए तो कौन सा है? अब ऑप्शन में आपके पास ऑल ऑफ द अबव नहीं है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, या तो A1 सही है, या 2 सही है, या सी, या फिर डी। तो आप क्या आंसर करोगे? सी करोगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है एडवाइस द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये कौन सी है? एडवाइजरी बॉडी, एडवाइस देने का काम है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। तो इसका सबसे प्राइमरी पर्पस है कि प्रेसिडेंट अगर इससे कुछ पूछे तो ये इसको कौन बताना है? इसको बताना है फाइनेंस कमीशन को। बात समझ में आ रही है? ये प्राइमरी फंक्शन है इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखो, a college student desire to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nominated would depend upon the important conditions among other that। देखो म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन के लिए एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? ही ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ज़रूरी नहीं है। हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट, ये बात सही है। ही फाइल्स एंड डिक्लेयर ओनिंग एलिगेशंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब जहाँ से भी आप लड़ना शुरू कर रहे हो उसकी कंस्टिट्यूएंसी की जो लिस्ट है, वहाँ पे जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए, आप उस जगह से होने चाहिए, तभी आप वहाँ से खड़े हो सकते। लोकसभा की बात नहीं कर रही, लेकिन बेसिकली राज्यसभा वगैरह के अंदर ये चीज़ होती है। और जो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत भी होती है ना, तो वहाँ पर भी जिस एरिया के अंदर इलेक्शन हो रहा है, आपका नाम उस वोटर लिस्ट के अंदर जनरली होना चाहिए। जनरली ये क्लॉज यहाँ पे भी, एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, बहुत जगह हैं कि वहाँ पे उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर उसे खड़ा होना है तो उसका नाम जो होता है वो वोटर लिस्ट के अंदर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब म्यूनसिपल काउंसिल कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? पंचायती राज के बाद इंट्रोड्यूस करी गई थी। कौन से शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करी गई थी? 11th में पंचायत और उसमें 12th में। तो ये एक बार पढ़ के जाना, म्यूनसिपल और पंचायत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ पर मैंने बताया जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन करा रही थी, तो वहाँ पर जाके एक बार इसको चेक कर लेना। अगर मुझे याद रहेगा तो मैं एंड स्क्रीन पर मॉडर्न हिस्ट्री वाला वो पेपर लगा दूंगी जहाँ पर डिस्कस करा है। बस मैं इतना बता रही हूँ कि डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस, ये यहाँ से हमने नहीं लिया है। यहाँ पे बोला गया था डायरकी सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन प्रोविंसेस में उसको खत्म करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा, नॉट में आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंसेस में उसको खत्म करा गया था और सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सारे किसके फीचर्स हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो,
ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, गोवा ने स्टेटहुड मतलब पहले तो यूटी बनाया गया था, फिर उसको स्टेटहुड का मिला था 1987 में, ये चीज़ सही है। दीव इज एन आइसलैंड ऑफ द गल्फ ऑफ खम्बत, ये गुजरात के पास यहाँ पर है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ खम्बत कहलाती है। दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही है। दादर नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनीज रूल टिल 1954, ये गलत है, पुर्तगीज के अंदर थी। तो अब यहाँ पे देख लो, देखो 1954 के अंदर फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, पौंडीचेरी लिया है, यनम लिया है, कराईकल लिया है, मही लिया है और चंद्रनगर लिया है। देखो चंद्रनगर जो पार्ट है वो तो वेस्ट बंगाल को दे दिया गया थे, पौंडीचेरी, यनम और करिकले और मही ये तीनों किसको दिया, ये चारों किसको दिया गया, पौंडीचेरी को। और पौंडीचेरी में ये तीनों पोजीशन, जैसे पौंडीचेरी यहाँ पे आती है, मही कहाँ पे आता है, करिकले और यनम कहाँ पे आता है, वो मैप में देख के जाना। ज्योग्राफी में शायद ये क्वेश्चन आएगा तो मैं करवाऊंगी। यहाँ पे पुर्तगाल क्या है, दादर और नगर हवेली भी किसी से लिया हमने, पुर्तगाल से लिया है। फिर उसके बाद 1961 के अंदर हम पुर्तगाल से गोवा, दमन और दीव लिया है हमने। फिर उसके बाद देखो ये 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 से हमने यूटी बनाया किसको, दादर और नगर हवेली को। फिर उसके बाद 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से गोवा, दमन, दीव को हमने मर्ज किया किसमें, इंडिया के अंदर। 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से हमने करा पौंडीचेरी, यनम, मही, चंद्रनगर को हमने किसमें इंट्रोड्यूस करा, इंडिया को। वही पता है, चंद्रनगर को वेस्ट बंगाल को दिया था और ये जो तीनों पार्ट आए थे किसके अंदर आए थे, पौंडीचेरी के पार्ट के लाए। और ये किसने, हमने पौंडीचेरी को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक यूटी भी बनाया है। तो ये बात समझ में आ गई। ये वाले सारे क्वेश्चन कर ले, लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगा था लास्ट है, लास्ट इसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन बचा है, ये लास्ट है। द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया इन द लोकसभा इज, देखो कितनी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे सेंसस का कोई रिजल्ट आया होगा या फिर आने वाली होगी, तो इसलिए इन्होंने पूछ लिया होगा। जैसे अभी जो 2024 के अंदर शायद सेंसेक्स होने वाला है, या फिर शायद उसको खिसका दिया आगे, मुझे याद नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम पे उसको खिसका दिया था, तो शायद मुझे ऐसे ध्यान है 2024 में ही होना है। अब पता नहीं 24 का पढ़ा था मैंने, तो मुझे ध्यान नहीं है। तो देखना सेंसेक्स जब भी होगा ना, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, तो शायद उस टाइम पे कोई रिजल्ट आया होगा, कोई बात हुई होगी, इसलिए इन्होंने पूछ लिया। देखो यहाँ पे ना बिहार के अंदर 0 है एसटी की, उत्तर प्रदेश में भी 0 है, गुजरात में 4 है, मध्य प्रदेश में 6 है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, जो सबसे ज़्यादा किससे है, स्टेट से, मध्य प्रदेश से। और जो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स होती है वो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और एक और चीज़ देख लो, एससी की यहाँ पे 6 है, एससी के यहाँ पे 17 है, एससी के यहाँ पे 2 है और एससी के यहाँ पे 4 है। तो शायद एसटी की जो एससी है ना, शेड्यूल कास्ट है ना, उनकी सबसे ज़्यादा सीट शायद यूपी में, और जो शेड्यूल ट्राइब है ना, उनकी सबसे ज़्यादा सीट जो है वो किस में है, एमपी में। एक बार इसको चेक कर लेना है कि एससी की सबसे ज़्यादा सीट किस में है, मेरे हिसाब से यूपी में होनी चाहिए। तो यहीं पर अपने सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।